वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वही पाते हैं जिंदगी में सफलता जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। इसी के साथ मैं पिसामड़ो आज आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। आज फिर वही सीरीज कंफ्यूजिंग पॉइंट्स की जो बचे हुए क्वेश्चन है, हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन मिलने के बहुत ज़्यादा चांस हैं और ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं। अगर आपने इनको पढ़ लिया तो यह मान लेना कि आपने 5 या 6 नंबर आपके पक्के हो गए। जो कि आपको जो लाइनें स्टार्टिंग में बोली थी कि आपको भीड़ से कुछ अलग करना है, तो आपको भीड़ से अलग कर देंगे और आपकी सफलता के मुकाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो इसी के साथ हम आज फिर लेकर आए हैं कंफ्यूजिंग पॉइंट्स दिल्ली पुलिस। चलिए करते हैं स्टार्ट। जो बाकी हैं उनको करने वाले हैं हम। ये सभी पेज हैं जो कंफ्यूजिंग पॉइंट्स के ये हो चुके हैं। अब बारी आती है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लौह पुरुष से स्टार्टिंग होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिला आपको स्टार्टिंग में ही, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार देखने को मिलेगा। प्रैक्टिस सेट करोगे तो तब भी मिलेगा। तो इसी के साथ कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट किया करो, ताकि आपकी तैयारी मेंटेन रहे और आपको पता चलता रहे कि मेरी तैयारी है कितनी। तो लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी के साथ कंफ्यूज हो गए तो महिला पूछेंगे। ये पहली बार मिलेगा आपको क्वेश्चन, कहीं भी किसी भी किताब में आज तक नहीं पढ़ने को मिला होगा कि लौह महिला किसे कहा जाता है। तो वो कहा जाता है इंदिरा गांधी को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग कब किया था? तो 1899 में। किस देश में? दक्षिण अफ्रीका गए थे जब वकालत के लिए, और 15 साल वहां रुके थे। तो वहां पर क्या था? सबसे पहले बार सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग तो वो जुलू सत्याग्रह के दौरान किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कब किया? अब बात करते हैं भारत के अंदर आने के बाद 1915 में प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है हमारे देश के अंदर। उस तारीख का नाम बताना है आपने। हमारे देश के अंदर महात्मा गांधी आते हैं और 1917 के अंदर बिहार के चंपारण में 3 कठिया प्रथा के विरोध में क्या करते हैं? सत्याग्रह करते हैं। और ये भारत का पहला सत्याग्रह था और दक्षिण अफ्रीका का वो भी पहला था, पर वो हमारे देश से बाहर का था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कांग्रेस थी, यानी कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक दूसरी बार भी विभाजन होता है, वो आपने बताना कमेंट में। तो कांग्रेस का पहली बार विभाजन होता है 1907 में, जो कि सूरत अधिवेशन में होता है। जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? रास बिहारी घोष, जिसके अध्यक्ष होते हैं उस समय पर। और पहला विभाजन होता है कांग्रेस के अंदर। ये बताओ ये कितने दलों में बट गई थी कांग्रेस उस समय पर, और एक दल में कौन से लोग थे और दूसरे दल में कौन से व्यक्तित्व थे? तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यही आ गया जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि कमेंट में जवाब दो। तो कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन होता है मेरे दोस्त 1918 के अंदर। ये जो आपकी प्यारी प्यारी आंखें देख रही हैं, इन क्वेश्चनों को आपको ये याद हो जाएंगे। कृपया इन पर फोकस बनाए रखना। तो कांग्रेस का पहली बार विभाजन होता है मेरे दोस्त 1907 को, और दूसरा होता है 1918 के अंदर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। रास बिहारी घोष कांग्रेस के उदारवादी नेता थे। चलिए, और के सूरत के अधिवेशन की अध्यक्षता की, और इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था। जिन दलों की बात की थी मैंने, कितने दलों में विभाजित हो गया था? तो 1907 के अंदर 2 दल बने थे, एक नरम दल, एक गरम दल। इनको याद रखना पॉइंट को। आगे पढ़ते हैं। रास बिहारी वो घोष था, ये बोस है। तो क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1912 के अंदर, ये 20 नहीं है, ये सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, ये बोस आएगा। वो घोष था। इसमें फर्क क्या है? इसमें भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए कंफ्यूजिंग पॉइंट्स है ये। तो क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका जब वह दिल्ली में प्रवेश कर रहा था। आजाद हिंद फौज के गठन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। किसकी? रास बिहारी बोस की। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आसफ अली भारतीय क्रांतिकारी थे और आगे चलकर भारत के पहले रेल मंत्री कौन बने थे? इसको याद रखना पॉइंट को, स्टैटिक जीके का पॉइंट है।
कि भारतीय पहले रेल मंत्री बने थे आसफ अली। पर अरुणा आसफ अली कौन थे? एक क्रांतिकारी महिला थी, आसफ अली की पत्नी थी। इन्हें आगे चलकर भारत रत्न दिया गया। ये पहली महिला थी जो हरियाणा से थी जिसको भारत रत्न मिला था, और ये पंचकुला से रहने वाली थी अरुणा आसफ अली। ये क्रांतिकारी महिला थी। बहुत ही अच्छा पॉइंट है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, वित्तीय आपातकाल कब लागू होता है? वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 307 के तहत लागू होता है, और आपातकाल 352 के तहत। दोनों पॉइंट को याद रखना, एक वित्तीय आपातकाल की बात कर रहा है और एक आपातकाल की बात कर रहा है। तो एक है अनुच्छेद 307 के तहत और एक है अनुच्छेद 352 के तहत। नेक्स्ट बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं। नेक्स्ट बात, हाइपरटेंशन यानी जो उच्च रक्तचाप है, यानी हाई ब्लड प्रेशर होता है शरीर का, उसको कहते हैं। और हाइपोटेंशन ये कहते हैं लो ब्लड प्रेशर यानी निम्न रक्तचाप। उच्च रक्तचाप को कहते हैं हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन कहते हैं निम्न रक्तचाप को, लो ब्लड प्रेशर। टाइबरनेशन असमतापी जीवों की शीत निष्क्रियता को कहा जाता है। एस्टिवेशन असमतापी जीवों की ग्रीष्म निष्क्रियता को कहा जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट। भारत सरकार का सर्वोच्च प्रशासनिक पद कौन सा है? ये एक जो कैबिनेट सचिव होता है, जो पद होता है, वो है भारत सरकार का सर्वोच्च पद। चलिए नेक्स्ट पेज पर बात करते हैं, यूपी सरकार का सर्वोच्च प्रशासनिक पद है मुख्य सचिव, राइट। भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। यूपी सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है महाधिवक्ता, जिसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल। अगर बात करते हैं, अगला पॉइंट बहुत ही अच्छा है, शिक्षा का मूल करते हुए 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत किस आर्टिकल के द्वारा लाया गया था? तो अनुच्छेद 51A के तहत। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ऐसे पॉइंट अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि शिक्षा का मूल करते हुए 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया अनुच्छेद 51A के तहत। नेक्स्ट बात करते हैं, शिक्षा का मूल अधिकार अधिनियम 2009 में लाया गया। वो मूल करते हुए की बात कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है मूल अधिकार के अधिनियम की बात, और 2010 में लागू किया गया, और उस अनुच्छेद या आर्टिकल का नाम था अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट बात करते हैं, बलवंत राय मेहता समिति। ये त्रिस्तरीय पंचायती राज जो कि 1957 के अंदर इस समिति का गठन किया गया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज 1957 बलवंत राय मेहता समिति। अगर हम बात करते हैं अशोक मेहता समिति, ये कब आई थी? ये समिति अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, इनको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना भाई। ये है द्विस्तरीय पंचायत राज जो कि 1977 के अंदर इसको लागू किया गया या इस समिति को लाया गया था। ये पंचायत से संबंधित थी। हम बात करते हैं भारत में जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम कब आयोजित किया गया? तो वो किया गया था 1950 के अंदर। अगर हम बात करते हैं यूपी की, तो 1952 के अंदर। असंजक बल क्या होता है? ये आपके साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। दो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच जो लगता है, यानी दो आपस में उनकी आपस में खिंचाव होता है दो चीज़ों का, जैसे चुंबक में आपस में खींचते हैं एक दूसरे की तरफ, तो उसको असंजक बल बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं संसर्जक बल, एक ही पदार्थों के अणुओं के बीच जो लगता है, यानी एक पदार्थ है उन्हीं के अंदर जो बल लगता है उसको संसर्जक बल बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बुकर पुरस्कार। राष्ट्रमंडल देशों के अंग्रेजी साहित्यकारों को दिया जाता है बुकर पुरस्कार। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, ये क्वेश्चन भी मैंने कई बार पढ़ा है कि बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो अंग्रेजी साहित्यकारों को दिया जाता है ये पुरस्कार।
अब एक और पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। विश्व के किसी भी अंग्रेजी भाषा के लेखक को दिया जाता है यह पुरस्कार। नेक्स्ट बात करते हैं लिंगानुपात क्या होता है। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को कहा जाता है कि महिलाओं की संख्या कितनी है 1000 व्यक्ति पर। बाल लिंगानुपात 5 वर्ष के आयु तक के बालकों के निकाला जाता है इसमें, यानी बाल लिंगानुपात क्या होता है कि कितने बच्चे हैं 5 साल से तक के, तो उनको काउंट किया जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे बाल लिंगानुपात कितनी आयु तक के बच्चों को संख्या को उसमें काउंट किया जाता है, तो 5 वर्ष के। अमेरिका में लिंगानुपात कैसे है। अमेरिका में लिंगानुपात प्रति 100 पुरुष पर महिलाओं की संख्या निकाली जाती है। SEZ ये क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। वर्ष 2005 में SEZ अधिनियम लाया गया और EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अन्य आर्थिक क्षेत्र भारत का EEZ है। ये समुद्र तल से 200 समुद्री मील तक विस्तारित है। नेक्स्ट बात करते हैं EPZ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन यानी निर्यात प्रबंधन जोन कब लागू किया गया था। ये 1965 में गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया था। WADA वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी विश्व भर में खिलाड़ियों पर मादक द्रव्य या शक्तिवर्धक दवाएं लाने पर ये जो वाडा प्रतिबंध लगाया जाता है। ये क्या होता है, अगर कोई खिलाड़ी नशा करके खेलता है तो उसका बोलते नहीं है कि डोपिंग टेस्ट होगा। अगर वो डोपिंग टेस्ट में आ जाता है और उसमें डाउट होता है कि ये नशा किए हुए है तो उसको बाहर कर दिया जाता है उस गेम से, तो इसको बोलते हैं डोपिंग टेस्ट यानी वाडा। ये इसका शॉर्टकट है। चलिए नेक्स्ट पेज पर बात करते हैं। अब बात आती है NADA नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। वो वाडा थी जो कि विश्व की बात करता है। ये नाडा है जो कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, जो कि भारत में डोप टेस्ट इसी संस्था के द्वारा कराया जाता है जो भारत के अंदर है। आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप समस्थानिक। जब दो तत्वों का परमाणु क्रमांक एक ही होता है तो उन्हें समस्थानिक या आइसोटोप कहते हैं। आइसोबार किसे कहते हैं, समबारिक। जिन तत्वों के परमाणु बार एक समान होते हैं, एक लेवल पर होते हैं, उसे आइसोबार समबारिक कहते हैं। आइसोटोन किसे कहते हैं, समन्यूट्रिनिक। जिन तत्वों में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उसे आइसोटोन कहते हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार 1952 से शुरू किए गए और टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के द्वारा दिए जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिल्म फेयर पुरस्कार 1952 में शुरू किए गए और टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के द्वारा यह पुरस्कार दिए जाते हैं, वितरित किए जाते हैं। अगर बात करें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1954 से शुरू किए गए और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। क्वेश्चन इनमें दोनों में डाउट होगा आपको, और ये भी ऑप्शन में मिलेगा, ये भी ऑप्शन में मिलेगा, इसको बड़े ध्यान से करना। अब बात करते हैं C6H12O6 क्या होता है। ये होता है ग्लूकोज मेरे दोस्त, बहुत बार अनेकों बार एग्जाम में मिलता है। ये तो ग्लूकोज पहले भी 6 आता है, बीच में 12 आता है और बाद में भी 6 आता है और बीच में CHO आता है सिर्फ। अब बात करते हैं C12H22 और O11। ये होता है सुक्रोज, ये भी एक मीठे पदार्थ से संबंधित होता है। C6H12O6 इसमें और इसमें क्या अंतर है मुझे ये बताओ। सेम है, आपको सेम है तो नाम सेम नहीं मिलेगा वहां पर, एक ऑप्शन में गड़बड़ करेगा कि इसका फार्मूला क्या होता है, ये किसका फार्मूला है, तो ये फैक्रोटोज होता है। सेलुलोज एसिंत्रिप्त होता है। ओम प्रतिरोध का मात्रक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये भी कई बार पूछ चुके हैं। मो ये क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। मो स्केल पदार्थों की कठोरता को मापते हैं मो स्केल से कि ये कितना मजबूत है। अगर बात करते हैं निर्जमीकरण, ये क्या होता है, खाद्य पदार्थों को जीवाणु मुक्त करने की विधि है जिसमें उन्हें किसी विशिष्ट ताप कुछ विशिष्ट समय के लिए रखा जाता है जिसको। अगर बात करें पाश्चुरीकरण, ये होता है दूध का निर्जमीकरण।
को पाश्चुरीकरण कहा जाता है। पाश्चुरीकरण करने में दूध को 63.58 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट से 1 घंटे तक उबाला जाता है, गर्म किया जाता है। अगर बात करते हैं लिटिल इंडिया, सिंगापुर में भारतीय बहुल्य इलाका है जहां 2013 में दंगे हुए थे। ठीक है। इंडिया हाउस ब्रिटेन में स्थित है। श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की थी। बहुत बार बहुत क्वेश्चन इससे भी बनेंगे। अच्छा क्वेश्चन है कि ब्रिटेन में जो हाउस है इंडिया हाउस, उसकी स्थापना किसने की थी? श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने की थी, जो कि इंडिया हाउस के नाम से रिलेटेड है। अगर बात करें हाइड्रोपोनिक्स, ये मृदा वहीन कृषि को कहा जाता है। जो बिना मिट्टी के कृषि होते उसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट पेज पर बात करते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की ओर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एरोपोनिक्स ये किसे कहते हैं? ये कहते हैं जल विहीनी कृषि को कहा जाता है, जो जल के बिना कृषि होती है। यूरो किसे कहते हैं? यूरोपीय संघ के देशों की मुद्रा है यूरो, जो 1999 में अस्तित्व में आई और 2001 में लागू की गई। याद रखना इस पॉइंट को, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक है यूरो जोन। जो देश यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाते हैं उन्हें यूरो जोन में शामिल किया गया। वर्तमान में यूरो जोन में 19 देश हैं और 19वां देश कौन सा देश है? लास्मानिया। यूरो मापदंड ये क्या होता है? प्रदूषण के मापदंड हैं। जब अब तक 4 मापदंड जारी किए गए हैं यूरो के। यूरो स्टार, यूरो से समझ देखना कितनी चीजें हैं। यूरोप में चलने वाली अंतर महाद्वीपीय ट्रेन का भी नाम है यूरो स्टार। WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC बोलते हैं जिसको, जिनका जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। ये भी क्वेश्चन अनेकों बार बनता है साइंस से। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। RBC रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं जिनका जीवन काल 120 दिन होता है। RBC का 120 दिन, WBC का 3 से 5 दिन तक जीवित रह सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अमेरिकी पत्रकार जो सविनय अवेगा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे, उसका नाम है वेब मिलर। अमेरिकी पत्रकार जो भारत छोड़ो आंदोलन में दौरान महात्मा गांधी के साथ रहे, लुई फिशर। राष्ट्रपति का दिल्ली में निवास स्थान है, किस पहाड़ी पर है वो? रायसीना हिल्स पर। राष्ट्रपति हैदराबाद में निवास स्थान है, हैदराबाद हाउस के नाम से। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुफरी, जो कि शिमला हिमाचल प्रदेश में होता है। अब आपने बताना है कि सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन भारत के अंदर किस राज्य में होता है, और हिमाचल में ज़्यादा नहीं होते, फिर भी वहाँ पर अनुसंधान संस्थान है किसका? आलू का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मेरठ और गाजियाबाद के अंदर। राष्ट्रीय गन्ना संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ के अंदर। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है एक है कोयम्बटूर के अंदर। दोनों को याद कर लेना, दोनों अच्छे क्वेश्चन है। हरियाणा जी के में वो हरियाणा के पेपरों में भी पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है विवियन रिचर्डस। लिटिल मास्टर कहा जाता है सुनील गावस्कर को। क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स लंदन में स्थित है। अगर बात करते हैं टेनिस का मक्का किसे कहा जाता है? विंबलडन को। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब होती है मेरे दोस्त? 1924 के अंदर इसकी स्थापना होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के संस्थापक हैं सचिंदर सान्याल। अगर इसके हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष की बात करते हो चंद्रशेखर आजाद। इसको पॉइंट को याद रख लेना। ये क्वेश्चन पूछेंगे कि वो किसके अध्यक्ष थे, तो प्रथम अध्यक्ष थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के चंद्रशेखर आजाद। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब होती है? 1928 के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। HSRA के संस्थापक है चंद्रशेखर आजाद, यही बात है ये।
HSR के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भगत सिंह। कौन थे? भगत सिंह। ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। कब? 1828 के अंदर इस समाज की स्थापना की थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने 1828 के अंदर। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। स्थापना होती है 1867 के अंदर। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा 1867 के अंदर। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन एक ही जगह आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसी सीरीज के अंदर हैं ये क्वेश्चन। प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। ये जो समाज चल रहे हैं इनसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं और आने के बहुत ज्यादा चांस हैं। इनको कृपया ध्यान से फोकस करके इनको याद कर लेना, दिमाग में बिठा लेना कि इनके संस्थापक कौन थे। प्रार्थना समाज की बात करते हैं तो आत्माराम पांडुरंग जो कि 1867 के अंदर इस समाज की स्थापना करते हैं। आत्मा से प्रार्थना कीजिए, ऐसे याद कर लेना इसको। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 के अंदर। सत्य शोधक समाज की स्थापना करते हैं ज्योतिबा फुले जो कि 1873 के अंदर इसकी स्थापना करते हैं। सत्य शोधक यानी जो ज्योति जगती है, जो ज्योत लगाई जाती है, पवित्र होती है, वो सत्य होती है, वो सत्य शोधक। तो उसके संस्थापक कौन है सत्य शोधक के? ज्योतिबा फुले जो कि 1873 के अंदर करते हैं। अब आता है एक अच्छा क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 के अंदर। विक्टोरिया, ये क्या है विक्टोरिया? ये सेशेल्स की राजधानी है। एक विक्टोरिया है, ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है विक्टोरिया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, क्वेश्चन आने के चांस हैं। विक्टोरिया एक क्या है? इनमें से राजधानी भी है और मरुस्थल भी है। विक्टोरिया भारत में जब 1857 की क्रांति हुई, ध्यान रखना, उस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ही थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विक्टोरिया रोग भी होता है एक, विक्टोरिया रोग, ये रहा वो विक्टोरिया रोग। हीमोफीलिया रोग को कहा जाता है विक्टोरिया रोग, क्योंकि यह रोग सबसे पहले महारानी विक्टोरिया को ही हुआ था। इसमें खून की कमी हो जाती है। विक्टोरिया तंजानिया की झील है जहां से नील नदी निकलती है। विक्टोरिया जलप्रपात जिम्बाब्वे में है। कपास के साक्ष्य सबसे पहले जिस सभ्यता में पाए गए थे उस सभ्यता का नाम था मेरे दोस्त मिस्र सभ्यता, जहाँ पर कपास के अवशेष मिले थे। कहने का मतलब ये है कपास की कृषि करने वाला पहला देश कौन सा है विश्व के अंदर? मेरा हिंदुस्तान है, मेरा भारत है। जिस देश के राष्ट्रीय ध्वज में सबसे अधिक रंग हैं उस देश का नाम है जिस देश के राष्ट्रीय ध्वज में सबसे अधिक रंग है दक्षिण अफ्रीका। सॉरी, इसका डाउट में है, अभी पता नहीं है क्या आएगा इसके बाद। या ये कहना चाह रहा है कि जो दक्षिण लगा है जिस देश के साथ उन सभी के अधिक रंग हैं। जिस देश के राष्ट्रीय ध्वज में सबसे कम रंग है वो है लीबिया। बंदर शेरी बेगावान ब्रुनई की राजधानी है। कितना अच्छा नाम है, बंदर शेरी बेगावान ब्रुनई की राजधानी है। बंदर अब्बास ईरान की एक बंदरगाह है। चलिए नेक्स्ट पेज पर बात करते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये भी अनेकों बार एग्जाम में दिखेगा आपको ये क्वेश्चन भी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी जो कि केरल के अंदर है। नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है दोदा बेटा। बहुत ही अच्छा नाम है ये भी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की हैं ये पर्वत चोटियां। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी राजगिरी या राजगृह। मगध साम्राज्य की कालांतर में राजधानी थी पाटलिपुत्र, अब जिसका नाम है पटना। यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी 1963 के अंदर बनी थी। इनका जन्म अंबाला में होता है, सुचेता कृपलानी का। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज जो कि अब भगवान को प्यारी हो चुकी हैं। सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री जो कि पीछे बनी थी वसुंधरा राजे। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती जिसका जिक्र चलता है न्यूज़ में। ओडिशा की पहली महिला मुख्यमंत्री नंदिनी सतपथी। तमिलनाडु की बात करें तो जानकी रामचंद्रन। अगर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की पहली महिला जो कि अब बनी हुई थी
ममता बनर्जी। अगर बात करें गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल, जो कि ये भी लेटेस्ट हैं। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। स्थायी बंदोबस्त, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया भाई। स्थायी बंदोबस्त जो कि जमींदारों की शुरुआत की थी, वो किसके काल में हुई थी, कब हुई थी? कॉर्नवालिस के काल में हुई थी, 1793 के अंदर स्थायी बंदोबस्त। अगर बात करते हैं रियतबाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत टॉमस मुनरो, जिन्हें की थी 1815 के अंदर। एक है स्थायी बंदोबस्त, एक है रियतबाड़ी बंदोबस्त। इसकी की थी पहले कॉर्नवालिस 1793 के अंदर, इंपॉर्टेंट है। टॉमस मुनरो 1815 के अंदर शुरुआत करते हैं। महलबाड़ी बंदोबस्त, इसकी शुरुआत की थी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1833 के अंदर। भारतीय दंड संहिता का गठन कब होता है? ये अक्सर पुलिस जैसे एग्जामों में अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि भारतीय दंड संहिता आईपीएस की धारा का गठन कब होता है? तो 1860 के अंदर होता है मेरे सिपाही, मेरे पुलिस, मेरे कांस्टेबल। आईपीएस को लागू किया गया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 1862 के अंदर। पर पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, ये एक्ट कब आता है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंदर आता है। अगर बात करें पिट्स इंडिया एक्ट में संशोधन किया गया 1786 के अंदर। अंग्रेजों के काल में शस्त्र अधिनियम लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया 1878 के अंदर। भारत सरकार द्वारा शस्त्र अधिनियम लाया गया 1959 के अंदर। पर कठोरी आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद कर देना, क्योंकि ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कठोरी आयोग किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित। कठोरी समिति प्रशासनिक सेवा में सुधार से संबंधित है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं, बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 के अंदर, जिसके अंदर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये क्वेश्चन आपको रेलवे में, एनटीपीसी और दिल्ली पुलिस जैसे एग्जामों में देखने को मिलते हैं, और बैंकिंग में तो अक्सर मिल ही जाते हैं। बैंकों का दूसरी बार राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1980 के अंदर, जिसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1980 पहली तारीख थी 1969, याद कर लेना। 11 साल बाद फिर राष्ट्रीयकरण होता है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। रिजर्व बैंक की स्थापना अक्सर बहुत बार, मैंने तो कई बार प्रैक्टिस सेट और एग्जामों में देख चुका हूं कि रिजर्व बैंक की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1900, आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 के अंदर रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। इसका राष्ट्रीयकरण भी याद कर देना, 1 जनवरी 1949 में, स्थापना 35 में और राष्ट्रीयकरण 49 में। रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। भारतीय गवर्नर की बात करें तो पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? जीडी देशमुख। जीडी देशमुख। राष्ट्रीय गीत की पहली बार गायन कब होता है मेरे दोस्त? 1896 के अंदर, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। राष्ट्रीय गान की बात करें तो वो राष्ट्रीय गीत था। अगर राष्ट्रीय गान की बात करें तो पहली बार 1911 के अंदर कोलकाता के अधिवेशन में होता है। कांग्रेस का अधिवेशन होता है कलकत्ता में, जो कि 1911 के अंदर होता है। एक लॉर्ड हार्डिंग है शायद उसका नाम, वो भारत के अंदर आते हैं और उसकी आवागमन आने के पर उसका स्वागत समारोह के अंदर हमारे राष्ट्रगान का यूज करके हमारे राष्ट्रगान के एक बेइज्जती का काम किया था। और पहली बार राष्ट्रगान 1911 के अंदर गाया गया था। वो कहानी चलो अलग बात है, वो बाद में बात करते हैं। सबसे पुराना पुराण कौन सा है मेरे दोस्त? मत्स्य पुराण। सबसे आखिरी पुराण की बात करें तो स्कंद पुराण। महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन का वंश था शाक्य वंश। महात्मा बुद्ध के पिता का वंश था शाक्य वंश, और महात्मा बुद्ध की माता का वंश कोलीय वंश था, कोलीय वंश। अगर बिम्बसार हर्यक वंश के संस्थापक थे, पर सेम नाम है मेरे दोस्त बिंदुसार। ये एग्जाम में 100% आते हैं, बिम्बसार, बिंदुसार। तो मौर्य वंश के शासक थे जो कि अशोक मान के पिता थे, बिंदुसार। नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद।
इनको याद कर लेना बिल्कुल। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम शासक था गणानंद। डाइमेकस यूनान का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। डायोनिसियस यूनानी ग्रंथों में भगवान शिव को कहा जाता है क्या? डायोनिसियस। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण कब होता है? अखामनी का शासक है यूनान में, ये थे डेमीद्रियस। ये करते हैं भारत के पहले विदेशी आक्रमणकारी। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कौन करता है? मोहम्मद बिन कासिम करता है 712 ईस्वी के अंदर मोहम्मद बिन कासिम भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। उत्तर प्रदेश की सरकार का राजकीय चिन्ह है मछली, तीर और धनुष। इनको भी याद कर लेना। उत्तर प्रदेश सरकार से पहले अवध राजवंश का राजकीय चिन्ह था मछली, तीर और धनुष। पर शकरादित्य की उपाधि कुमार गुप्त को दी गई। शिलादित्य की उपाधि हर्ष को दी गई। कविराय की उपाधि समुद्रगुप्त को। इन तीनों को याद कर लेना। शिलादित्य किसे कहा जाता है? हर्ष को। कविराय समुद्रगुप्त को। और शकरादित्य ये कहा जाता है कुमार गुप्त को। अगर हम बात करते हैं कविराज, कविराय पढ़ते हैं पहले समुद्रगुप्त, और कविराज पढ़ते हैं तो राजा भोज को। कविराज की उपाधि किसे दी गई थी? राजा भोज को। ये युद्ध भी कई बार देखने को मिला है हमें कि चंदावर का युद्ध कब होता है? 1194 के अंदर मोहम्मद गोरी जीत जाता है और जयचंद इस युद्ध में हार जाता है, जो कि जयचंद एक गद्दार है, वो इस युद्ध में हार जाता है। चंदेरी का युद्ध बाबर जीत जाता है और मेदिनी राय हार जाता है इस युद्ध को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार पहली सती कौन थी? जो कि गोपराज की पत्नी थी। इसका वर्णन मिलता है एरण अभिलेख के अंदर। साहित्यों के अनुसार पहली सती थी माद्री, जो कि महाभारत के अनुसार थी। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैन उल आबदीन को कहा जाता है कश्मीर का अकबर। दूसरा अकबर कौन था? शाहजहां को कहा जाता है दूसरा अकबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तुर्कान चहलगानी जो कि अमीर गुलामों का संगठन था, की स्थापना किस राजा ने की थी? इल्तुतमिश ने की थी, जो कि गुलाम वंश का राजा था। इसने तुर्कान चहलगानी जो कि अमीरों गुलामों का संगठन था, इसकी स्थापना की थी। एक और है इसी से रिलेटेड, तुर्कान चहलगानी की समाप्त किस राजा ने किया था? बलबिन ने किया था, जो कि 1266 के अंदर राजा बनता है। इस राजा ने तुर्कान चहलगानी को समाप्त किया था बलबन ने। लो एवं रक्त की नीति अपनाई थी। चलिए, सिकंदर यूनान का शासक था, उसका वास्तविक नाम था, भाई इसको डाउट है, इसको पता नहीं है क्या नाम था वास्तविक सिकंदर का। यूनान का शासक था और उसका वास्तविक नाम था सिकंदर हिसानी। दूसरा सिकंदर की उपाधि किसे दी गई थी? अलाउद्दीन खिलजी को दी गई थी दूसरी सिकंदर की उपाधि, क्योंकि यह भी एक विश्व विजेता बनना चाहता था सिकंदर की तरह है। तारीख ए फिरोज शाही ग्रंथ की रचना किसने की थी? शम्स ए सिराज ने। तारीख ए फिरोज शाही ग्रंथ की रचना की थी जियाउद्दीन बरनी ने। नेक्स्ट बात करते हैं फुतुहात ए फिरोज शाही। ये फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। गुलाम वंश के संस्थापक थे ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश। उसके बाद रजिया सुल्तान जैसी महिला आती हैं, वो भी अपना कर्तव्य निभाती हैं। अलवार ये क्या था? वैष्णव भक्ति धारा के संत को अलवार कहा जाता है। नयनार जो शिवजी की भक्ति करते हैं, शिव भगत के धारा के संत को कहा जाता है। अलवार संतों की संख्या थी 12 और नयनार संतों की संख्या हुई है 63। रामदास शिवाजी के गुरु थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मराठों से संबंधित शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास। अगर हरिदास की बात करें तो तानसेन के गुरु थे, जो कि अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक कलाकार तानसेन, उसके गुरु का नाम था हरिदास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी जहांगीर ने। तेग बहादुर को फांसी दी थी औरंगजेब ने।
दोनों को याद कर लेना। इसमें बै आता है और इसमें भी बै आता है। तो तेग बहादुर को दी फांसी औरंगजेब ने, अर्जुन देव को दी थी। इसमें जय आता है, जय झंडे ये वाला जय, तो जहांगीर ने दी थी। बंदा बहादुर को फांसी दी थी बख्शियर ने। इस पॉइंट को भी याद कर देना, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में, जो कि राजस्थान में स्थित है। पर निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है? ये दिल्ली के अंदर है। जिले इलाही की उपाधि धारण की थी बलबन और अकबर ने। ये उपाधि मैंने भी पहली बार पढ़ी है कि जिले इलाही की उपाधि धारण की थी बलबन और अकबर ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पेज पर बात करते हैं। विक्रमादित्य की उपाधि कितने राजाओं को मिली थी? ये कुल 7 शासकों ने ली थी ये उपाधि। ये अपने आप को लेते थे, जो अच्छा काम करते थे, अपने आप को बहादुर मानते थे, तो वो अपने आप को ही विक्रमादित्य की उपाधि ले लेते थे। विक्रमादित्य गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। मध्यकाल में विक्रमादित्य की उपाधि किसे दी थी? हेमू को दी थी। बर्मा को जीतकर अंग्रेजों ने जीतकर भारत में मिलाया था। कब? यानी बर्मा को जीत लिया था और अंग्रेजों ने, और फिर भारत में मिला दिया था। ये कब किया था ये काम? 1826 के अंदर। अंग्रेजों ने बर्मा को भारत से अलग कब कर दिया? यानी बर्मा अलग होगा, भारत अलग होगा। ये काम कब किया? 1937 में। 1826 और 1937 बर्मा से रिलेटेड भारत की भी तारीख, इस तारीख को याद कर लेना मेरे दोस्त, ये एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस हैं। पुरंदर की संधि 1665 के अंदर शिवाजी और औरंगजेब, जो कि जयसिंह के बीच हुई थी। शिवाजी और औरंगजेब के जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि होती है 1665 के अंदर। एक होती है पुरंदर की संधि 1776 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी, और एक थी मराठों के बीच होती है पुरंदर की संधि 1776 के अंदर। कांग्रेस के किसी अधिवेशन में भाग लेने वाली पहली महिला का नाम बताओ। कादम्बिनी गांगुली, जो कि 1888 के अंदर भाग लेती है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में बनती हैं। नील विद्रोह 1859 में बंगाल में दिग्बंग विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में हुआ था। इन दोनों को नाम याद कर लेना भाई। नील विद्रोह भी एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। 1859 में बंगाल में दिग्बंग विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में हुआ था। एक नील दर्पण है, जो कि दीनबंधु मित्र की पुस्तक है। बिक्रम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ में जिस विद्रोह का वर्णन है, उस विद्रोह को कहा जाता है सन्यासी विद्रोह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बिक्रम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ में जिस विद्रोह का वर्णन है, उसका नाम है सन्यासी विद्रोह। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बात आती है ये हो पॉइंट हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं दीनबंधु मित्र की पुस्तक नील दर्पण में जिस विद्रोह का वर्णन होता है, उसका नाम है नील विद्रोह। ये किसकी पुस्तक थी? नील विद्रोह का वर्णन था जिसमें दीनबंधु की। नील दर्पण। थियोसोफिकल सोसाइटी की न्यूयॉर्क में स्थापना किसने की थी? मैडम ब्लाटवस्की और कर्नल अलकाट, इन्होंने स्थापना की थी न्यूयॉर्क के अंदर 1873 के अंदर। थियोसोफिकल सोसाइटी की भारत में मद्रास के निकट अडयार में स्थापना की थी एनी बेसेंट ने 1882 के अंदर। संगीत में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7। संगीत में अचल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 2। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या थी 95। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 160। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 545। पर 543 निर्वाचित होते हैं, पर 2 मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा की अधिकतम संख्या सदस्य संख्या हो सकती है 552, और इसमें 550 तो निर्वाचित हो सकते हैं टोटल की बात की जाए तो, और 2 मनोनीत होते हैं। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? जल से डरने वाला रोग हाइड्रोफोबिया बोला जाता है, जो जल से डर जाते हैं
और उसके डरने से जो मन में रोग हो जाता है वो उत्पन्न हो जाता है, उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। हाइड्रोजेल कुष्ठ रोग का नाभिकीय चिकित्सा कहा जाता है, हाइड्रोजेल। नेक्स्ट बात करते हैं, ये थे वही लास्ट 25 पेज की जो पीडीएफ थी हमारी, वो कंप्लीट होती है इसी के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले पॉइंट से रिलेटेड या दिल्ली पुलिस की करंट की वीडियो, जो कि आपसे एग्जाम ओरिएंटेड है, क्वेश्चन उसमें डालेंगे। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं। सभी को राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।